वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया के प्रकार कल कौन सा पढ़ा था? एक तो क्या नहीं, संयोजन तो पढ़ी थी। वियोजन अपक्रिया में कौन सा पढ़ा था? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को उष्मा देती तो किस किस में टूटा था? फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। और अब अगली वियोजन अपक्रिया, चलो पहली वापस लिख देते हैं। वियोजन अपक्रिया के प्रकार में पहली अपक्रिया कौन सी थी? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब उष्मा देते हैं, ये क्या है? ठोस है इसकी भौतिक अवस्था, और जब इसको उष्मा देते हैं तो ये टूट करके Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, फेरस भी बोल। और ये सल्फर डाइऑक्साइड, और अगला सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें उष्मा दे रहे हैं क्या? तो वह अपक्रिया जो उष्मा लेती है, उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इसका नाम है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। उष्मा देकर के तोड़ रहे हैं तो इसको उष्मीय वियोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्मीय वियोजन। उष्मा देकर के जब तोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं उष्मीय वियोजन। चलो, ये एक वियोजन अपक्रिया है, अपक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। दूसरा, लेड जानते हो या लेड? शीशे को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? शीशे को, जिसका सूत्र होता है Pb। ये लेड का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? लेड का। लेड नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस, इसका नाम क्या है? लेड नाइट्रेट। क्या नाम है? लेड नाइट्रेट। इसको जब उष्मा देकर के तोड़ते हैं, क्या देकर के? उष्मा देकर के, तो ये लेड में लेड यानी कि Pb ऑक्साइड, PbO ठोस बनेगा ये। इसका नाम क्या हो जाएगा? लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। या इसको सीसा ऑक्साइड भी बोल सकते हैं कि लेड को क्या बोलते हैं? सीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीसा। तो लेड ऑक्साइड या सीसा ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैसे CO2 होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और प्लस O2 ऑक्सीजन गैस। ये भी गैस और ये गैस और ये ठोस। तो ये भी एकल पदार्थ है। क्या एकल पदार्थ था? लेड नाइट्रेट। इसको उष्मा दी, और उष्मा देकर के तापन भी बोल सकते हैं इसको। तापन यानी कि ताप और उष्मा एक ही बात है। क्या है? गर्म करो, उष्मा दे, है ना। तो लेड नाइट्रेट को जब उष्मा देते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसका नाम क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड। और उसका नाम तो आपको पता ही है। क्या नाम है? ऑक्सीजन ऑक्साइड। और ये ऑक्सीजन। ये भी उष्मीय वियोजन है। क्या ताप देकर के तोड़ रहे हैं तो ये भी एक प्रकार से क्या है? उष्मीय वियोजन है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। तीसरी अपक्रिया, चलो उसका पूरा बड़ा प्रश्न आता है तो उसको वैसे ही करते हैं। यहाँ तक उसमें ये दो उष्मीय वियोजन की उदाहरण है। किस उदाहरण है? उष्मीय वियोजन की। उष्मा शोषी के तो है, सॉरी उष्मा क्षेपी के तो है ये दोनों, क्योंकि ये भी उष्मा ग्रहण कर रहा है और ये भी उष्मा ग्रहण कर रहा है। और उष्मा शोषी अपक्रिया कौन सी हो जाएगी? वह अपक्रिया जो उष्मा ग्रहण करती है, अपक्रिया संपन्न होने पर उष्मा लेती है, उष्मा क्षेपी अपक्रिया, सॉरी उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। अब वियोजन अपक्रिया में अगला है जल का विद्युत अपघटन। क्या है? जल का विद्युत अपघटन। ये आया हुआ है बड़ा प्रश्न, जल का विद्युत अपघटन समझाइए, चित्र सहित समझाइए, है ना, पूरी विधि लिख रही है। तो जल का विद्युत अपघटन यानी कि इसको इसमें भी टूटेगा भी इसमें, लेकिन किससे तोड़ेंगे? विद्युत देकर के, बिजली देकर के तोड़ेंगे इसको। जल का विद्युत अपघटन, इसलिए इसका नाम क्या है? जल का विद्युत
अपघटन। अपघटन का मतलब क्या होता है? तोड़ना, टूटना। जल का विद्युत अपघटन। इसका चित्र देखो, एक बीकर लेते हैं, क्या लेते हैं? एक बीकर। इसमें दो इलेक्ट्रोड, कार्बन के दो इलेक्ट्रोड डालते हैं। क्या डालते हैं? कार्बन के दो इलेक्ट्रोड। ये एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, और इलेक्ट्रोड किसके होते हैं? कार्बन के। इसको हम नाम दे सकते हैं कार्बन के इलेक्ट्रोड। कार्बन के इलेक्ट्रोड। और ये चित्र किसका बना रहे हैं? जल का विद्युत अपघटन। ये चित्र है जल का विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन। इसमें हम क्या लगाएंगे? दो परख नली है ना, ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इसके ऊपर दो अनसाकित परख नली का मतलब समझते हो क्या? जिसके ऊपर अंकित होते हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, अनसाकित परख नली। यह परख नली इसके ऊपर उल्टा रख देते हैं। क्या रख देते हैं? उल्टा। और ये है अनसाकित परख नली। और इसमें भरा हुआ क्या है? पानी। जल का विद्युत अपघटन करवा रहे हैं ना, तो इसमें पूरे बीकर में क्या भरा हुआ है? पानी। इनको हम एक बैटरी से जोड़ देंगे, 6 वोल्ट की बैटरी। कितने वोल्ट की बैटरी? 6 वोल्ट की बैटरी। देखो, सेल अलग होता है, बैटरी अलग होती है। यदि हम इस चित्र को ऐसे ही बनाएंगे ना, प्लस माइनस, ये तो होता है सेल। क्या होता है? सेल। और सेल को जब कई सारे सेल जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं बैटरी। जब कई सारे सेल जुड़ जाएंगे ना, तो उसको क्या बोलते हैं? बैटरी। अब ये क्या हो गई? बैटरी। तो बैटरी और सेल में अंतर समझ में आएगा। कई सारे सेलों का संयोजन तो बैटरी होता है, और सेल केवल एक अकेला ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? बैटरी। एक तरफ यदि प्लस है तो दूसरे सिरे में क्या होगा? माइनस। अब देखो, ये क्रम से जुड़ते हैं। जब बैटरियां जोड़ते हैं ना, तब सीरीज में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और ये कितने वोल्ट की लेंगे? 6 वोल्ट की। इसका जो धनात्मक सिरा है, और एक बीच में क्या लगा देंगे? स्विच। ये लगा दिया हमने स्विच। इसको इससे जोड़ देंगे, और इनके दोनों तारों को जो कार्बन के इलेक्ट्रोड है उनसे जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। एक तो एनोड और एक कैथोड। ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसको क्या बोलेंगे? एनोड। और इसको क्या बोलेंगे? कैथोड। अब जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं? धारा प्रवाहित। और देखो, अब ये सीधो पेज को छेद निकाल करके बीकर में कर रहे हैं ना, इनको तो डायरेक्ट डालेंगे तो पानी लीक होगा। तो इसमें यहाँ क्या लगाते हैं? रबड़ की डाट। क्या लगाते हैं? रबड़ की डाट लगाया करना पड़ता है। ताकि बेस को काट की कुंटी का बीच में एक रबड़ का लगा, है ना, तो रबड़ की डाट लगाते हैं। रबड़ की डाट। इस चित्र में कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ये है अपना प्लास्टिक का मग। अब जो हमने यहाँ जो किया है वो लिख सकते हो। सर्वप्रथम एक प्लास्टिक का मग लेते हैं, उसमें फिर 1 नंबर स्टेप हो जाएगी। हम एक प्लास्टिक का मग लेते हैं, ठीक है, उसमें 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड डालते हैं, ठीक है, फिर उसको जल से भरते हैं, फिर उन इलेक्ट्रोड को रबड़ की डाट से रोक देते हैं ताकि पानी नहीं निकले, फिर उनके ऊपर अंशांकित भरी हुई परख नीले उल्टा रख देते हैं और 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ते हैं। जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो हम नोट करते हैं कि एनोड और कैथोड के ऊपर बुलबुले उठने लगते हैं। क्या उठने लगते हैं? बुलबुले। ठीक है, बुलबुले उठ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कोई गैस बन रही है। क्या बन रही है? कोई गैस। और यहाँ पे गैस कौन कौन सी बनेगी? एनोड पर तो बनेगी ऑक्सीजन गैस। कौन सी? ऑक्सीजन, O2। और कैथोड पर बनेगी H2।
कैथोड पे बनेगी H2 हाइड्रोजन। एनोड पे कौन सी बनेगी? ऑक्सीजन। और कैथोड पे हाइड्रोजन। अरे जल का सूत्र क्या होता है? H2O। कल मैंने बताया था ना, जो इधर अभिक्रिया में होगा, अभिकारक होगा, वही उधर जाके उत्पाद बनेगा। नाइट्रोजन ऐसा तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि इधर H और O दो ही परमाणु हैं। तो आगे कोई भी यौगिक बनेगा, कोई भी पदार्थ बनेगा, वो H और O से रिलेटेड बनेगा, नया कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी? O2। और कैथोड पे हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन गैस। नामाकरण अपना पूरा हो गया, जल को नाम, ठीक है। और ये जो कार्बन के इलेक्ट्रोड, यानी कार्बन का रूप होता है ग्रेफाइट, ना, तो इसको आप ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हैं, कि ग्रेफाइट की छड़, क्या नाम देते हो इसका आप? ग्रेफाइट की छड़। और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, पता है क्या? हाँ, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हम देखेंगे पेंसिल में ग्रेफाइट होता है क्या? तो किसी दिन पेंसिल से जलाएंगे बल्ब को, अकेले पेंसिल से नहीं, मतलब उसमें से धारा प्रवाहित करके देखेंगे हम। आज हमें टाइम नहीं है, बाद में कभी। ये क्या है? ऑक्सीजन। और हमारा टॉपिक क्या है? जल का विद्युत अपघटन, है ना। तो ये पूरी आपको लिख देनी है कि सर्वप्रथम एक प्लास्टिक का मग लेते हैं। देखो, एक क्रियाकलाप 1.7 है। एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसकी तली में 2 छिद्र करके उनमें रबड़ का डाट लगा दीजिए। किताब नहीं है ना? वेरी गुड, है ना। इलेक्ट्रोड डालते हैं, फिर इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ना है। यानी कि ये प्रश्न आया हुआ है कि जल का विद्युत अपघटन की प्रयोग की विधि लिखिए, कि कैसे करते हैं, उसका नामांकित चित्र बनाइए। वो चित्र ये रहा, नामांकित का मतलब नाम अंकित करते हुए चित्र बनाना है। और बाद में उसकी रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये जो लिखा हुआ है क्रियाकलाप, इस क्रियाकलाप के ऊपर घर पे जाके इंपोर्टेंट लिख लेना। इसका प्रश्न आया हुआ है, जल का विद्युत अपघटन का प्रयोग की पूरी विधि लिखिए, उसका नामांकित चित्र बनाइए और रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो अब जो ये यदि चित्र जिसको बनाना आ गया ना, तो चित्र को देख करके क्या कर देगा इसकी? अरे रचना करता ना कभी। सब सर्वप्रथम मैंने प्रकार की सहायता से एक चाप खींचा, एक 6 सेंटीमीटर की स्केल से रेखा खींची, ऐसे पॉइंट बना के लिखते थे ना, वो इधर रचना करनी है। चित्र बना दियो। अब इस चित्र की रचना, सर्वप्रथम एक प्लास्टिक का मग लेते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक तो रचना देखो हटमू चालू करी, अरे 6-7 लाइन तक लेके घुसा की ताबत बुनियाद ये थे पॉइंट बनाना किसी एक बात एक पॉइंट में। सर्वप्रथम प्लास्टिक का मग लेते हैं, फिर उसमें 2 ग्रेफाइट के छड़ डालते हैं, फिर उनको रबड़ की डाट लगाते हैं, है ना। फिर उनके ऊपर अनसाकित भरी हुई 2 परख नलियां उल्टी रख देते हैं, 2 परख नली उल्टी। फिर उनको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं और मग को पूरा पानी से भर देते हैं। और जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इनकी स्विच क्या करते हैं? परिपथ क्या करते हैं? बंद। हिंदी में तो लिखते हैं परिपथ बंद करते हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे तो स्विच ऑन। जैसे स्विच ऑन करते हैं तो हम नोट करते हैं कि दोनों परख नलियों पे बुलबुले उठते हैं। क्या उठते हैं? बुलबुले। तो एनोड पे तो बनती है, या हमें कैसे पता चलेगा कौन सी पे क्या बना है? माइनस से जो जोड़ते हैं वो तो होता है कैथोड, और प्लस से जो जोड़ते हैं वो होता है एनोड। हमें कैसे पता चला कि एनोड पर ही ऑक्सीजन गैस बनी? तो हम है ना, दोनों पर नली में गैस भरी हुई है, दोनों को उठा के लेके जाएंगे। इसको उठाया, मोमबत्ती के, जलती हुई मोमबत्ती के पास लेके जाएंगे। किसके पास है? जलती हुई मोमबत्ती के पास। जिस परख नली में जो गैस है वो मोमबत्ती से संपर्क करके ऐसे फट की आवाज आएगी। कैसे आवाज है? फट की। तो वो हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन का परीक्षण होता है, यानी कि जिस परख नली से फट की आवाज के साथ ध्वनि आएगी उस परख नली में कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। तो जिसमें फट की आवाज आएगी वो हमने कहां से उठाई? कैथोड से उठाई है। तो हमें पता चल गया कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलती है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस। ऐसा लिख दो कि अब इसका रासायनिक समीकरण क्या? रासायनिक समीकरण। यदि कोई ऐसा पूछ लेते हैं हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करते हो, तो हाइड्रोजन गैस को जलती हुई मोमबत्ती के पास लेके जाते हैं तो वो फट की ध्वनि के साथ जलती है। इसीलिए जो खेलने वाले गुब्बारे होते हैं बच्चों के लिए, उन गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस नहीं भर जाती। और उड़ना वाला गुब्बारा बनाया हुआ है, बम हाइड्रोजन गैस भर दो, मान लो टापर खेलते कोई आग के सारे लेके उड़ जाए। और फिर क्योंकि हाइड्रोजन गैस अत्यंत ज्वलनशील होती है। क्या होती है? अत्यंत ज्वलनशील। इसीलिए जो रॉकेट वगैरह उड़ते हैं ना, रॉकेट, उनमें ज्यादा ईंधन की जरूरत होती है, तो उसमें पेट्रोल वगैरह नहीं डालते हैं। H2 गैस को ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। किसको? H2 गैस को ईंधन के रूप में। इसीलिए तो उसमें H2O2 सेल काम में आता है।
H2O2 सेल होता है, जैसे बैटरी होती है ना वैसी H2O2 सेल, इसी को हम जो रॉकेट होते हैं उनमें काम में लेते हैं। ये जब अबकीरा पूरी होती है तो इसमें पानी भी बनता है, तो इसी पानी को जो ऊपर जाते हैं वो पीते भी, बिल्कुल शुद्ध अच्छा पानी बनता है ना। तो H2 गैस वो अत्यंत ज्वलनशील होती है, इसीलिए खेलने वाले गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस नहीं भर के कौन सी गैस भरते हैं, हीलियम गैस, क्योंकि हीलियम गैस भी हल्की होती है हवा से, तो वो हीलियम गैस की गुब्बारे भी ऊपर उठते हैं और हाइड्रोजन गैस की गुब्बारे भी ऊपर उठते हैं, क्योंकि ये दोनों ही गैस क्या होती है, हमारी जो वायुमंडल में वायु उससे हल्की होती है। तो इसका रासायनिक समीकरण देखो, रासायनिक समीकरण क्या था हमारे पास, जल H2O, इसका क्या करवा रहे हैं, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन, तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और साथ में ऑक्सीजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इसका रासायनिक समीकरण हो गया। अब देखो अबकीरा संतुलित है क्या, नहीं है, इधर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन संतुलित है लेकिन ऑक्सीजन संतुलित नहीं है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो अब हाइड्रोजन के भी क्या लगाना पड़ेगा, 2, तो 2 दूनी 4, इधर भी 2 दूनी 4, अब ये अबकीरा क्या है, संतुलित है, क्या है, संतुलित। ये जल के विद्युत अपघटन की रासायनिक अबकीरा, 1 नंबर में पूछ सकते हैं जल के विद्युत अपघटन की रासायनिक अबकीरा लिखिए, तो वो ये हो जाएगी जल के विद्युत अपघटन की रासायनिक अभिक्रिया। एक तो अब देखो वियोजन में क्या क्या करवा लिया हमने, उष्मीय वियोजन करवा लिया, विद्युतीय अपघटन करवा लिया, और अब करवाएंगे प्रकाशीय वियोजन, यानी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होता ना उसकी सहायता से वियोजन। ये हमारा वैसे देखा जाए तो वियोजन अपक्रिया में तीसरा पार्ट है, इसका भी क्या वियोजन अपक्रिया है क्या, एक पदार्थ था टूट करके कितने में बंट गया, 2 में। अब ये हमारा था दूसरा, नहीं पहला तो हमने किसका बटा, फेरस सल्फेट का उष्मीय वियोजन, दूसरा लेड नाइट्रेट का उष्मीय वियोजन, और फिर तीसरा हमने पढ़ा जल का विद्युत अपघटन। अब अगला देखो प्रकाशीय अपघटन। चित्र बनाना था, बना लेता, बना ले तो किताब ले, किताब में भी ये चित्र तो है, किताब में अधिक हो गया, पेज नंबर 10 माइनस में क्या थोड़ी, तो जल का विद्युत अपघटन समझ में आ गया क्या, बैटरी कितना वोल्ट की जोड़ते हैं, 6 वोल्ट के, हां कौन पूछा तो बैटरी कितना वोल्ट की जोड़े है, अब अपनी ध्यान में रखना, थे तो ठीक है पूछो ना, हां थे तो पूछो, कहते अब पूछो उनके, अब ये पूछ लियो रे ये जच की ना, अब देखो सिल्वर क्लोराइड क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर चांदी को ही सिल्वर बोलते हैं, किसको, चांदी को। AgCl हमारी है 5V, AgCl, और इसका नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। इसका जो चूर्ण है ना, हम ये अपक्रिया कराने के लिए देखो इसका भी दिया हुआ है, चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए, फिर चाइना डिश को थोड़ी देर सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड का रंग देखिए, है ना, तो उसका रंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये है ना, ये भी टूटेगी, देखो AgCl है, ये Ag में टूट जाएगा और साथ में क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी, Cl2, Ag में टूट गया और Cl2। अब क्रिया संतुलित है क्या, नहीं है, क्योंकि क्लोरीन गैस है ना हमेशा 2 के फॉर्म में, देखो नाइट्रोजन गैस N2, ऑक्सीजन गैस O2, हाइड्रोजन गैस H2, है ना, इनकी गैस में लगभग 2 परमाणु द्विपरमाणु के होते हैं, इसीलिए Cl2 क्लोरीन गैस। हालांकि क्लोरीन तत्व तो Cl से लिखते हैं, लेकिन क्लोरीन गैस Cl2, ये गैस बाहर निकल जाएगी। अब देखो क्लोरीन उधर 1 है, इधर 2 है, उसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2। अब Ag को भी संतुलित करना पड़ेगा, ये 2, और ये क्या है, ठोस, और वो गैस, और ये भी क्या है, ठोस। इसको हम प्रकाश में रखते हैं, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश, सूर्य को प्रकाश को हम H से भी दर्शाते हैं, किससे, H, इसका नाम है ना, इसका देखो V लिख करके ऐसे घुमाते हैं ऊपर से, इसका नाम है न्यू, क्या बोलते हैं,
न्यू। तो सूर्य के प्रकाश को एच न्यू से भी लिखते हैं, किससे? एच न्यू से। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये क्लोराइड का ना, वैसे ब्रोमीन की भी अपक्रिया होती है। क्लोरीन की होती है ना सिल्वर क्लोराइड, वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड की भी अपक्रिया होती है, AgBr। इसका सिल्वर क्लोराइड ना बना तो इसका सिल्वर ब्रोमाइड, क्योंकि ये क्लोरीन ये ब्रोमीन एक ही फैमिली के तत्व है। ये 17 नंबर और सारणी में 17 नंबर पे आते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंटीमनी, है ना, नाम सुने हुए क्या? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और ये ब्रोमीन चलो आई गई, ये अधातु है और अधातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? द्रव अवस्था में। एक प्रश्न आया था शायद इसमें, जो अभी पशु परिसर का पेपर लगा था ना, उसमें साइंस वाले में आया था ये ब्रोमीन। वह उस धातु का नाम लिखिए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन। और धातु इसको चाकू से काटा जा सकता है। वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो मरकरी, या फिर इसको बोलते हैं पारा। क्या बोलते हैं? मरकरी या पारा। और इसका प्रतीक होता है Hg। हथेली पर भी पिघल जाती है ये मरकरी धातु। और जो थर्मामीटर होता है, ताप मापने वाला तापमापी, उसमें भी पारा ही भरा होता है, मरकरी धातु। 23 चैप्टर में आएगा, ऐसे मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, आगे आने वाला इसीलिए बता रहा हूँ, नहीं तो मैं बता दीजिए, बताते वाले कोई दिक्कत नहीं बात। तो सूर्य के प्रकाश को किससे दर्शाते हैं? H न्यू। हाँ, बी नहीं, एक क्या करके यहाँ घुमा से ऊपर से तो न्यू बढ़ जैसी। हाँ, आप देखो एक माइन आप वियोजन अपक्रिया है, ये एकल पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ में बन रहा है, लेकिन ये कौन सा है? सूर्य के प्रकाश से वियोजन है। ठीक है ना, एक तो उसमें वियोजन उष्मा देकर के, एक जल का विद्युत अपघटन, और ये सूर्य के प्रकाश का। ठीक है, और इसमें भी देखो ये AgBr लिया ठोस, सूर्य का प्रकाश यानी कि H न्यू, तो ये भी क्या हो जाएगा? Ag और प्लस Br2। तो सेम टू सेम ऊपर की तरह संतुलित कर देंगे इसको, इधर 2 लेंगे तो इधर भी 2। ये जो अपक्रिया है ना ऊपर है, इन अपक्रिया का उपयोग किया जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। किसमें? ये जो अपक्रिया है ना, इन अपक्रियाओं का उपयोग किया जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। उपरोक्त अपक्रियाओं का, यानी उपरोक्त कौन कौन सी? AgCl और AgBr, इनका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको प्रकाश वियोजन बोलते हैं। ठीक है ना, निम्नलिखित में से प्रकाश या ऐसे श्याम श्वेत फोटोग्राफी में कौन सी अपक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो AgCl और AgBr। देखो ऊपर दी गई अपक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अपक्रिया होती है? बताओ कौन सी ऊर्जा? प्रकाश की ऊर्जा। सूर्य का प्रकाश है ना, तो सूर्य के प्रकाश के कारण। ठीक है, तो ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी की ये अपक्रिया है। अभी ये सब कोई उष्मा, कोई प्रकाश या कोई विद्युत ऊर्जा, इनकी आवश्यकता हो रही है, तो ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, इनकी ऊर्जा का क्या कर रही है? अवशोषण कर रही है। तो वह अपक्रिया जो ऊर्जा को अवशोषित करती है, उष्मा क्षेपी नहीं, उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। यहाँ अपना वियोजन हो गया कंप्लीट। बोलो माता जी महाराज की जय हो। अब विस्थापन। हाँ, अरविंद लिखा है? याद है? अरविंद साइंस को टॉपर है, और साइंस को उसको ये कौन सी पढ़ ली? संयोजन, वियोजन, और अब आ गए विस्थापन अपक्रिया। तीसरी अपक्रिया पढ़ रहे हैं आप, विस्थापन। विस्थापन है अपक्रिया। वह अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को उसके स्थान से हटा देता है या विस्थापित कर देता है ना, वह विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। यानी कि कोई ताकतवर पदार्थ अपने से कम क्रियाशील, यानी कि कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को उसके स्थान से हटा देता है, वो विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। अब इसका उदाहरण देखो, लोहा इसकी अपक्रिया करवाएंगे कॉपर सल्फेट के साथ। किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ। इसका प्रयोग दे रखा हमारी किताब में। अब लोहे की होगी ना, Fe,
इनकी कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबा करके रखते हैं, तो फिर क्या देखते हैं कि कॉपर सल्फेट में से ना ये बन जाता है फेरस सल्फेट। क्या बन जाता है? फेरस सल्फेट। यानी कि ये जो लोहा है ना ये कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। किससे? कॉपर से अधिक क्रियाशील। तो प्लस आप देखो फेरस ने इस कॉपर को यहाँ से हटा दिया है ना, तो ये बन गया फेरस सल्फेट। और साथ में यू एस ले जाओ एच में है ना। देखो ये फेरस ने इससे अब क्रिया कर ली कॉपर के साथ, इसके साथ सल्फेट के साथ, तो बाकी क्या बच गया? कॉपर। तो ये हो गया फेरस। कॉपर सल्फेट की विलयन जब लोहे की कील डालते हैं तो कॉपर सल्फेट की जो ये लोहे की कील है ना वो भूरी हो जाती है, और ये सल्फेट इनकी इसकी परत किस पे चढ़ जाती है? लोहे पे। इसका मतलब है आगे क्या बनेगा? फेरस सल्फेट और कॉपर ये जो है धातु है वो अलग हो जाएगी। ये ठोस जंग सूत्र हाँ जंग सूत्र है ये कौन सा? FeS अजय को बने अब देखो इस अपक्रिया में लोहे ने देखो दिखाई वो पढ़ू की बात सही है कि आज कौन सी अपक्रिया आ? इस अपक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, हटा दिया। इस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है? एक तो आ रही विस्थापन अपक्रिया परिभाषा। दूसरी जिंक की अपक्रिया करेंगे कॉपर सल्फेट के साथ, वही सेम टू सेम जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट। और साथ में क्या निकल जाएगा? कॉपर। फिर अगली लेड। लेड का सूत्र अभी आया था, क्या था? पीबी। लेड की क्या करवाएंगे? कॉपर क्लोराइड के साथ। किसके साथ? कॉपर क्लोराइड। तो यहाँ से देखो ये कॉपर बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? क्लोराइड। PbCl2 लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड ये है लेड। और इसका नाम बताओ? इसका इसको जस्ता भी बोलते हैं और जिंक भी बोलते हैं। और इसका नाम तो कॉपर सल्फेट। जिसके पीछे SO4 जुड़ता है उसके पीछे सल्फेट लग जाता है। ये लोहा या फेरस, लोहा या फेरस, ये कॉपर सल्फेट। और वो है फेरस सल्फेट। और अगला कॉपर। कॉपर ठीक है, क्योंकि कॉपर सल्फेट के विलियन में डाल रहे हैं ना। कॉपर सल्फेट का विलियन, ये विलियन है। क्या है? विलियन। विलियन को किससे दर्शाते हैं? जलीय विलियन को एक वेरिएबल से HU से HU। तो यहां से हटाएंगे तो मतलब विलियन में ये घुस गए, तो ये क्या रहेंगे? एक्वेरियम। और इनको क्या कर देंगे? यहाँ से बाहर निकाल देंगे। बताओ किसको बाहर निकाला? यहाँ से कॉपर को। तो ये तो बाहर निकल जाएगा और ये जलीय विलियन बन जाएंगे HU। यह है विस्थापन क्रिया। कौन कौन सी? पहले देखो लोहे की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाई, तो लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण उसको कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा देता है और खुद उसके स्थान पे आ जाता है, तो बन जाता है फेरस सल्फेट और कॉपर धातु बाहर निकल जाती है। फिर जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है तो जिंक भी कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा देता है और खुद उसके स्थान पे आ जाता है। और इसी प्रकार कॉपर क्लोराइड के साथ जब लेड क्रिया करता है तो लेड कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर क्लोराइड के विलयन से, इसका नाम क्या है? कॉपर क्लोराइड। इसके विलयन से इसको हटा देता है और खुद उसके स्थान पे आ जाता है। और आगे बन क्या जाएगा? लेड क्लोराइड। विस्थापन अपक्रिया हो गई या क्लियर है? वह अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को उसके स्थान से हटा देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। और उसके उदाहरण हमने कौन कौन से पढ़ लिए? फेरस सल्फेट की अपक्रिया जब ऐसे बोला करो बोलते बोलते याद हो जाएगी। विस्थापन अपक्रिया तो फेरस सल्फेट की अपक्रिया जो कॉपर सल्फेट के साथ करवाई जाती है, तो फेरस अधिक क्रियाशील होने के कारण, कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को हटा देता है और खुद उसके स्थान पे आ जाता है और क्या बनाता है? फेरस सल्फेट और कॉपर। जिंक की अपक्रिया जब कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हैं, पहले तो से बोलना सीखो,
और जैसे ही बोलना सीखोगे फिर आपने आपकी कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4 फिर धीरे धीरे आने लग जाए। अब क्रिया पहले जुबान पे चढ़ाओ। कोयले की दहन की अभिक्रिया, कोयले की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। मैग्नीशियम रिबन की दहन की अभिक्रिया, मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब O2 के साथ करवाते हैं तो MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चूना सॉरी ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, इसकी अभिक्रिया जब जल के साथ करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसका उपयोग दीवारों पे सफेदी करने में होता है। और उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब दीवार पर सफेदी करके छोड़ देते हैं तो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वापस क्रिया करके चूना पत्थर जिसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाता है और साथ में जल भाप के रूप में निकालता है। डब्बिया माली अभिक्रिया पड़ी किताब या दिमाग में चित्र बन जाना चाहिए, कहा अभिक्रिया डब्बिया में रहा खट्टा है। बनाई मैं स्कूल